हेलो एवरीवन, आर्मी सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो प्राचीन भारत के इतिहास से है और इसमें प्राचीन भारत के इतिहास में सभी को कवर नहीं किया गया है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो बीपीएससी के लिए और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं एक ही क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं लाई हूँ। और इसमें कलेक्शन है एंसेंट हिस्ट्री का, ये पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास के कालखंड, इतिहास यानी प्राग ऐतिहासिक काल, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं हो, ठीक है, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल, लिपि के साक्ष्य मौजूद किंतु अभी अपठित है, मतलब पढ़ा नहीं गया हो। इसके एग्जाम्पल क्या होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता होगा। ठीक है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हो, यानी कि 6 बीसी के बाद हम देखते हैं ना, 6 बीसी के बाद बहुत सारे साक्ष्य मौजूद हैं, तो उसे ऐतिहासिक कालखंड में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व, संहिता, ब्राह्मण, पुराण, ये सब की रचना की गई है। पुराण तो बाद में की गई थी, तो इन सभी की रचना जो की गई थी ये कौन से कालखंड में आएंगे, तो ये सब जो है वो ऐतिहासिक कालखंड में, और वो भी लिखित साक्ष्य में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वेदों से संबंधित पुरोहित। क्वेश्चन आते हैं कि वेद के जो पुरोहित हैं वो क्या कहलाते हैं, ऋग्वेद के क्या कहलाते हैं, यजुर्वेद के क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम देखेंगे, इसमें मिलान करने के लिए आता है पीटी में। जैसे कि ये वेद हो गए, वेद में क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं, जो श्लोक का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको होता कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यजुर्वेद के तो अधर्यु कहेंगे, अधर्यु। ठीक है, सामवेद के उद्गाता कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और अथर्ववेद के ब्रह्मा कहेंगे। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे और ये क्वेश्चन जो है ये मिलान करने के लिए आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पुराण। पुराणों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों से मिलता है। और इसके जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष ऋषि हैं और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। याद रखेंगे। पुराण कितने हैं, तो 18 है पुराण। सबसे पुराना कौन सा पुराण है, तो मत्स्य पुराण है, और सबसे प्रामाणिक भी है ना। प्रामाणिक कहने का मतलब है कि इसे बहुत सारे तथ्य हैं जो मिलते जुलते हैं और इसे प्रामाणिक मानते भी है। ठीक है, अब एक पॉइंट और है इसमें कि केवल 5 पुराण ऐसे हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, है ना, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण और भागवत पुराण में राजाओं की वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे मौर्यवंश, मौर्यवंश में क्या है, तो विष्णु पुराण है ना, विष्णु पुराण में मौर्यवंश का उल्लेख है। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। हम ऐसे भी याद करेंगे कि वायु गुप्त होता है ना, तो गुप्त वंश का ये चर्चा किया गया इसमें। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सातवाहन वंश का उल्लेख किसमें है, तो मत्स्य पुराण में, है ना। मत्स्य पुराण में जो है सातवाहन वंश का उल्लेख किया गया है। राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण किसमें है, तो अग्नि पुराण में, इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, राजतंत्र से संबंधित कृषि संबंधी विवरण जो है वो अग्नि पुराण में है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे भी क्वेश्चन आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और उसके भौगोलिक विस्तार। ठीक है, भौगोलिक विस्तार में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसमें शामिल होता है। जैसे हम ये है, ठीक है, तो पश्चिम में हम मानते हैं सुतगा गैंडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद पूर्वी जो क्षेत्र है आलमगीरपुर, ये पश्चिमी यूपी में पड़ता है ना, यूपी है। उत्तर में मांडू है, यानी कि जम्मू कश्मीर, जे के है। और दक्षिण में दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में। तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी पूछता है, तो इसे याद रखेंगे। शासक और उसकी रानी, मतलब ये क्या है ना, सीरीज वाइज आता है ये बनाने के लिए कि चंद्रगुप्त की रानी का क्या नाम था, तो याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त की रानी का नाम था कुमार देवी। ठीक है, समुद्रगुप्त की तो दत्ता देवी।
चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम का अनंत देवी और रुद्रसेन द्वितीय का प्रभावती गुप्त। तो इसे हम याद रखेंगे, मिलान के लिए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं गुप्त काल के प्रशासनिक अधिकारी। मतलब प्रशासनिक अधिकारी का मतलब होता है कि उनके कौन कौन से ऐसे कार्य थे और वो किस कार्य से जुड़े हुए थे। जो अधिकारी थे जैसे कुमार मात्य हो गए तो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे, इसे हम याद रखेंगे। महादंड नायक तो ये न्यायाधीश होते थे, गुप्त काल में न्यायाधीश होते थे, इनका पद जो होता था वो न्याय करना होता था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुप्त काल के प्रशासनिक अधिकारियों में। युद्ध एवं शांति का अधिकारी जो होता था वो क्या कहलाता था? महासंधि विग्रह कहलाता था, है ना। अब महाबलाधिकृत सेनापति होता था। महाक्षप पटलिक लेखा विभाग का यानी अकाउंटेंट होता था, उसका सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रतिहार राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र का रक्षक होता था। महाप्रतिहार यानी कि संपूर्ण राजमहल का रक्षक, ठीक है। तो इसे हम याद कर लेंगे, मिलान के लिए आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं राजा और उससे संबंधित अभिलेख। जैसे कुमारगुप्त का कौन सा अभिलेख है? मंदसौर अभिलेख, ये है मंदसौर अभिलेख। और इसमें क्या है? मंदसौर अभिलेख में रेशम, है ना, रेशम की चर्चा की गई है, तो इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है पतिक, जो तक्षशिला अभिलेख है वो पतिक से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख है। समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख है, ठीक है। तो इसे हम याद रखेंगे। और एरन अभिलेख के हरिसेन इसके रचयिता है, ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है राजा और उसके अन्य नाम, ठीक है। तो चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? तो सैंडोकोट्स, ठीक है। बिंदुसार को क्या कहा जाता था? तो अमित्रघात। अशोक को तो प्रियदर्शी, है ना। चाणक्य को तो विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, चाणक्य को, और कौटिल्य भी कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक का नाम क्या था? तो अर्थशास्त्र, है ना, ये चाणक्य का ही लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अक्सर सभी एग्जाम में ये आता है। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। तो योग किनका है? तो पतंजलि का है। योग किनका है? पतंजलि का। सांख्य है कपिल का, और ये सबसे पुराना दर्शन है, इसे हम याद रखेंगे, सांख्य को, सबसे पुराना दर्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं न्याय का। तो न्याय का गौतमी है, गौतम जिन्हें कहते हैं। वैशेषिक कनाद है, जो परमाणु के प्रवर्तक है, यहाँ पे याद रखेंगे, परमाणु प्रवर्तक। उत्तर मीमांसा तो बादरायण है, ठीक है, ये उत्तर मीमांसा बादरायण हो जाएगा, उत्तर मीमांसा के। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, इसके संस्थापक है, प्रतिपादक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वैदिककालीन नदियों के प्राचीन नाम, ये शायद आप सबको याद होगा। जैसे फर्स्ट है कुंभा को काबुल कहा जाता था, वैदिक काल में इसका नाम था कुंभा को काबुल। वितिस्ता को झेलम, परुष्णी को रावी, गोमती को गोमल, सदानीरा का गंडक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। सतुत्री का सतलज, पिपासा का ब्यास, अस्किनी का चेनाब, ठीक है, और स्किनी भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह। तो बंदरगाह कौन कौन से थे? तो बंदरगाह में हो जाएगा, पहला जो पॉइंट है वो बालाकोट है, सुत का गैंडोर है, नागेश्वर है जो गुजरात क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, लोथल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, ठीक है। तो घटना से संबंधित कौन से प्रतीक है? जैसे जन्म, जन्म जो है वो कमल जो है, कमल जो बोलेंगे, तो कमल का जो प्रतीक है वो बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा का गृहत्याग से, बोधि वृक्ष का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। पदचिन्ह तो निर्माण से, स्तूप तो मृत्यु से, और चक्र प्रथमोपदेश से। तो ये पॉइंट हम याद कर लेंगे, क्योंकि ठीक है ये मिलान करने के लिए आता है। जैसे जन्म हो गया, ठीक है, जन्म हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, मृत्यु हो गया, प्रथम उपदेश हो गया, तो ये सब याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं? तो ये सीरीज वाइज हम याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो पल्लव वंश के सबसे पहले हम देखेंगे, पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु है,
ठीक है। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी, तमिलनाडु साइड। ठीक है, ये है क्षेत्र कांचीपुरम। ठीक है, नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन द्वितीय। तो इसे हम याद रखेंगे। और ये जो है, ये मंदिर निर्माण जो है ना, मंदिर निर्माण की एक शैली भी है इनके नाम से। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी। ठीक है, मतलब ये शब्दावली है कि चोल काल में ओले को क्या कहते थे, वायसराय को क्या कहते थे, नटाल को क्या कहा जाते थे। जैसे कि पॉइंट है ओले, ओले किसे कहा जाता था, तो ओले जो कहा जाता था, राजा के आदेशों को लागू करने का दायित्व उसे होता था, उसको ओले बोलते थे। पेरून तरम तो उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। ठीक है, सिरुन ताराम तो निचले पद के अधिकारी होते थे। वायसराय तो सूबे के नेता, जो राजा के करीबी परिवार के सदस्य होते थे, वो वायसराय होते थे। नेटार तो नेडुओं के सिर होते थे, मतलब शीर्ष भाग पे होते थे, ऊंचे पद पे होते थे, उसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नटवई नाडु परिषद, तो नाडुओं से जुड़ी एक परिषद होती थी, ये नाडुओं से जुड़ी एक परिषद होती थी। नेट्टावैस क्या होता था, तो कृषि से जुड़े अधिकारी होते थे। वारियम होता था, तो ग्राम सरकार को चलाने में मदद करने वाले जो शासक होते थे वो पुरुष होते थे, वही बोलते थे वारियम। ठीक है, और जो चोल काल में स्थानीय व्यवस्था को जो सुव्यवस्थित रूप से चलाने का जो दायित्व होता था, जो समिति होती थी, वो वारियम कहलाती थी। जैसे जल विभाग, जल वारियम होता था, है ना, जल वारियम होता था। जो शिक्षा देने का कार्य करते थे, वो शिक्षा से संबंधित वारियम होता था। तो इन सभी का कार्य होता था स्थानीय व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए चोल काल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जैन तीर्थंकर तथा उनके निर्माण प्राप्ति स्थल। ठीक है, तो ये है ऋषभनाथ अष्टपाद स्थल है। ठीक है, ऋषभनाथ का, और ये हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है, याद रखेंगे। वासुपुज तो चंपापुरी, नेमिनाथ तो उज्जैन, महावीर तो पावापुरी। ठीक है, अरिष्ट नेमी तो गुजरात गिरनार की पहाड़ी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, बैल है। अजीतनाथ का हाथी है, संभवनाथ का अश्व है, पद्म प्रभु का कमल है, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है, मल्लीनाथ का कलश है, नेमिनाथ का नील कमल है, नेमिनाथ का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्प है, ये आता है मिलान के लिए। महावीर स्वामी का है सिंह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारत के वंश और उसके शासक। तो नंद वंश के संस्थापक कौन है, तो महापद्म नंद। ठीक है, उन्हें उग्रसेन भी कहते हैं, सेन यहाँ पे छूट गया है, उग्रसेन। ओके, और इसके अंतिम शासक, तो अंतिम जो शासक है वो धनानंद है। ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक। मौर्य वंश को देखते हैं, तो मौर्य वंश के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और अंतिम शासक कौन है, तो बृहद्रथ है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम है, और अंतिम शासक विष्णुगुप्त है, इंपॉर्टेंट है। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग है, और अंतिम शासक देवभूमि है, इंपॉर्टेंट है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, सिमुख वाहन, अंतिम शासक होते हैं। सिमुख है संस्थापक है, और अंतिम जो शासक है वो यज्ञ सातकर्णी। ठीक है, तो इसे हम याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चालुक्य वंश के देखेंगे तो इसके संस्थापक जो है वो पुलकेशिन प्रथम है, और अंतिम है कीर्तिवर्मन चालुक्य। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और दूत।
जैसे मेगास्थनीज है, तो मेगास्थनीज कब आए हैं? चंद्रगुप्त प्रथम के काल में आए हैं और 302 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाहियान, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, याद रखेंगे। हिनसोंग, जो 630 से 645 ईस्वी में हर्षवर्धन के काल में आया था। इस सिंह जो है वो 651 से 695 एक चीनी यात्री थे, याद रखेंगे। अल मसूदी 257 ईस्वी, है ना, एक अरब यात्री थे। इनकी पुस्तक का नाम है मुरूज उल जिहाब। अल बरूनी इंपॉर्टेंट है, 1024 से 1030 और महमूद गजनबी के साथ आए थे। इनकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, ठीक है। और इस काल में जैसे कि 1024 से 1030 और उसके बाद के कालखंड के बारे में इस पुस्तक में दिया हुआ है कि वहां की जो पर्यावरण कैसी थी, पेड़ पौधे कैसे थे, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, इन सभी की चर्चा किताबुल हिंद में की जाती है, ठीक है। तो इसे हम याद रखेंगे और ध्यान भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल के प्रमुख कार्यालय। तो महादंड नायक, है ना, महादंड नायक जो होता था वो न्याय का प्रमुख होता था। अश्वपति, तो घोड़ों का प्रभारी अधिकारी होता था। महाप्रतिहार रक्षकों का प्रमुख होता था। नगर श्रेष्ठी, नगर प्रशासन की देखरेख करने वाला अधिकारी, ठीक है। ग्रामाध्यक्ष और ग्राम का क्या होता था? तो ग्राम प्रधान होता था। नरपति प्रधान, तो पैदल सैनिक होता था, ये इसे हम याद रखेंगे। दूतावास क्या होता? उपहार और अनुदान से संबंध रखने वाला, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रणभंडा ग्रीक, ये इंपॉर्टेंट है कि सैन्य आपूर्ति का प्रभारी अधिकारी को बोला जाता था। संधि विग्रह का, ये इंपॉर्टेंट है। युद्ध एवं शांति का। अच पाताल अधिकृत अभिलेख एवं लेखाधीक्षक होता था। और पीलुपति जो होता था सेना में हाथियों का प्रभारी अधिकारी होता था, पीलुपति कहलाता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं महत्वपूर्ण संगम साहित्य। तो कौन कौन सा संगम साहित्य है पहले ये देखेंगे। तो शिल्पाधिकारम है, ठीक है। नेक्स्ट है मणि मेखलई है, तोलकापियम है, तिरुकुरल है, जीवक चिंतामणि है, कुंडलकेसी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। शिल्पाधिकारम इलंगो आदिगल, इसके जो रचयिता हैं इलंगो आदिगल, है ना, इलंगो आदिगल द्वारा रचित। तो ये क्वेश्चन आता है कि शिल्पाधिकारम की पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इलंगो आदिगल है। यह कोवलन कनगी और माधवी के प्रेम प्रसंग के बारे में दिया हुआ है। बाद में दक्षिण भारत में कनगी पंथी का विकास हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, इसी पुस्तक से कनगी जो है पत्नी पूजा का प्रारंभ हो गया, तो इसे हम याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मणि मेखलई शीतले सत्यनारायण के द्वारा रचित है, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसके रचनाकार पूछेगा। अगली पीढ़ी में शिल्पाधिकारम की कहानी जारी है, ठीक है, जिसमें मणि मेखलई माधवी और कोवलन की पुत्री होती है, ठीक है। तो इसे हम याद रखेंगे। तोलकापियम है, तो तोलकापियम जो है तोलकापियार द्वारा लिखित द्वितीय संगम का उत्पाद है। संगम जो सम्मेलन हुआ था और यह मूल रूप से तमिल व्याकरण और काव्य शास्त्र का एक रूप है, ठीक है। तिरुकुरल क्या है? तो दर्शन शास्त्र से संबंधित है, तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया है, तो इसे भी हम याद रखेंगे। जीवक चिंतामणि, तो मदुरई स्थित जैन तपस्वी तिरुक्तेवर के द्वारा 10वीं शताब्दी में लिखा गया है। ओके, तो इसे भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कुंडलकेशी या कुंडलकेशी नाम के व्यापारी जाति की एक हिंदू या जैन लड़की के बारे में एक दुखद प्रेम कहानी का वर्णन करता है, तो इसे हम याद रखेंगे। बस ध्यान रखना है कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। और आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।